नमस्कार विद्यार्थियों, आपका हार्दिक अभिनंदन है हमारे इस एनएमएमएस सक्सेस यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं आप सब लोग कुशल मंगल होंगे। और हम बात कर रहे थे आपके एक बेहतरीन एग्ज़ाम जो कि एनएमएमएस होता है, जिसमें आपको हर साल कक्षा 9 से 12 तक 12,000 रुपये सरकार द्वारा दिए जाते हैं। हम उसी की बात कर रहे हैं कि जो हमारे एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, हम उन्हीं की चीज़ों की उन्हीं क्वेश्चनों की चर्चा हमारी क्लास में कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं हमारी क्लास को। हमारी क्लास का आज का पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है हमसे, मार्बल कैंसर परिघटना का क्या कारण है। जो ये मार्बल कैंसर होता है, इसको मार्बल की जगह संगमरमर कैंसर भी बोल सकते हैं। संगमरमर कैंसर ये किस कारण से होता है, ये पूछा गया है हमसे कि जो मार्बल कैंसर है, ये मार्बल कैंसर किस कारण से हो रहा है। अर्थात जो मार्बल है वो क्या हो रहा है, उसका जो रंग है वो फीका पड़ता जा रहा है, उस पर गंदगी लगती जा रही है, वो धुंधला हो रहा जा रहा है। किस कारण से हो रहा है वो, अम्ल वर्षा के कारण, कोहरा के कारण, सीएफसी के कारण या निलंबित कण के कारण। तो जो मार्बल कैंसर हो रहा है या संगमरमर कैंसर जिसको हम बोलते हैं, ये क्यों हो रहा है, ये हो रहा है अम्लीय वर्षा के कारण। जब वर्षा होती है उसमें अम्ल की मात्रा आती है। क्यों आती है? क्योंकि उसमें कार्बनिक अम्ल, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड अर्थात नाइट्रिक अम्ल, ये तीनों चीजें पाई जाती है। तो वो वर्षा क्या कहलाती है? अम्लीय वर्षा कहलाती है। तो इसका राइट आंसर आएगा ए, अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा में क्या होता है? एक तो होता है कार्बनिक अम्ल। क्या होता है इसमें? एक तो कार्बनिक अम्ल पाया जाता है अम्लीय वर्षा में, और दूसरा इसमें पाया जाता है सल्फ्यूरिक सल्फ्यूरिक अम्ल पाया जाता है एक, और एक इसमें पाया जाता है तीसरा नाइट्रिक अम्ल। कौन सा पाया जाता है? नाइट्रिक अम्ल। इस कारण क्या होती है? ये अम्लीय वर्षा होती है। और ये अम्लीय वर्षा किसका कारण है, कौन सी घटना का कारण है? मार्बल कैंसर या संगमरमर कैंसर का कारण है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला हमारा क्वेश्चन है, क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा जैविक घटक है? जैविक घटक जिसमें जीव होता है उसको क्या बोलते हैं? जैविक बोलते हैं। तो कौन सा जो ऑर्गेनाइज एलिमेंट है जो कि क्या है, जैविक घटक है? पत्थर, जल, मछली, मिट्टी। इन चारों ऑप्शनों में से हमें बताना है। हमें यह बताना है कि कौन सा जैविक घटक है। जैविक घटक उसको बोलते हैं जिसमें क्या पाया जाता है? जीव पाया जाता है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा? तो इसमें से राइट आंसर आएगा हमारा मछली। क्या आएगा? मछली। राइट ऑप्शन 3 आएगा, मछली। मछली क्या है इन चारों ऑप्शनों में से? पत्थर, जल, मछली और मिट्टी। इनमें से जैविक घटक कौन सा है? मछली हमारा जैविक घटक है। अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन है मोनाकी पर्वत। क्या पूछा है? ये जो मोनाकी पर्वत है किस महासागर में स्थित है? कौन से ओशियन में स्थित है मोनाकी पर्वत? मोनाकी पर्वत है वो कौन से महासागर में स्थित है? प्रशांत महासागर में, अटलांटिक महासागर में, हिंद महासागर में या आर्कटिक महासागर में? तो मोनाकी पर्वत है बच्चों, वो कौन से महासागर में स्थित है? प्रशांत महासागर में। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन। तो राइट आंसर आएगा ए, फर्स्ट ऑप्शन। प्रशांत महासागर में कौन सा पर्वत स्थित है? मोनाकी पर्वत प्रशांत महासागर में स्थित है। अगले क्वेश्चन की बात करें, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से पवन की दिशा, इन चारों ऑप्शनों में से पवन की दिशा बताने वाला यंत्र कौन सा है? कि पवन की दिशा के बारे में जो यंत्र हमें बताता है, हमें उसके बारे में बताता है। पहला है दिक्सूचक, एनीमोमीटर, तापमापी या वायु तापमापी। तापमापी में हम क्या मानते हैं? हमारा टेम्परेचर मापते हैं तापमापी में। एनीमोमीटर या दिक्सूचक या वायु तापमापी। तो जो हमें पवन की दिशा बताता है, जो पवन की दिशा बताने वाला यंत्र होता है, पवन की दिशा बताने वाला यंत्र क्या होता है? दिक्सूचक होता है। तो राइट आंसर आएगा ए, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं विंड वेन। राइट आंसर आएगा एक, फर्स्ट ऑप्शन आएगा दिक्सूचक। क्या है? दिक्सूचक। जो भी क्या बताता है हमें, पवन की दिशा के बारे में बताता है, उसको बोलते हैं दिक्सूचक। और पवन की दिशा को जिस यंत्र से बताया जाता है वो क्या कहलाता है? दिक्सूचक कहलाता है। क्या कहलाता है? दिक्सूचक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान केंद्र, जिसको क्या कहा जाता है? काजरी कहा जाता है। ये काजरी की फुल फॉर्म है। सी का मतलब है सेंट्रल, ए का मतलब है एरिड, जो जोन, जेड का मतलब है जोन, आर का मतलब है रिसर्च, आई का मतलब इंस्टीट्यूट। तो एक काजरी की फुल फॉर्म भी याद रखना आप, CAZRI। सी का मतलब सेंट्रल, ए का मतलब एरिड,
जेड का मतलब जोन, आर का मतलब रिसर्च, आई का मतलब इंस्टीट्यूट, और हिंदी में है केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान केंद्र। ये काजरी की फुल फॉर्म है। ये कहाँ स्थित है? जयपुर, उदयपुर, अजमेर, जोधपुर। तो जो काजरी है हमारी राजस्थान की बहुत ही अच्छी संस्था है। ये शुष्क क्षेत्र के इलाकों में काम करती है। तो इनमें से आप ऑप्शन देखोगे तो शुष्क क्षेत्र कौन सा आ रहा है इसमें से? जोधपुर। तो कहाँ पर है ये? जोधपुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? जोधपुर, जिसे मारवाड़ के नाम से भी जाना जाता है। तो राइट ऑप्शन आएगा जोधपुर। तो केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान केंद्र काजरी कहाँ पर है? जोधपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शुष्क मौसम में अपने पत्ते गिरा देने वाले वन कहलाते हैं। कि जो शुष्क मौसम आता है, सूखा मौसम आता है, उसमें क्या होते हैं? पेड़ पत्ते गिरा देते हैं। तो वो वन कौन से कहलाते हैं? वर्षा वन, पतझड़ी वन, सवाना वन, सदाबहार वन। इन चारों ऑप्शनों में से वो कौन से वन होते हैं जो शुष्क मौसम में अपने पत्ते गिरा देते हैं? ऐसे वनों को हम क्या बोलते हैं? पर्णपाती वन भी कहा जाता है। पर्णपाती वन भी कहते हैं। क्या कहते हैं उन वनों को? पर्णपाती वन भी कहते हैं। लेकिन इनमें हमारे क्या नहीं है? पर्णपाती ऑप्शन में नहीं है, लेकिन उसकी जगह क्या है? पतझड़ी वन। तो शुष्क मौसम में ऐसे वन जो हमारे क्या होते हैं? ऐसे पेड़ जो पत्ते गिरा देते हैं, उन वनों को कहा जाता है पतझड़ी वन। तो सेकंड ऑप्शन हमारा राइट आ जाएगा, पतझड़ी वन। और पतझड़ी वनों को हम क्या कहते हैं? पर्णपाती वन भी कहा जाता है। आपको ऑप्शन में या तो पतझड़ी वन मिल जाए या पर्णपाती वन मिल जाए, दोनों में से जो ऑप्शन है, पतझड़ी यहाँ पर दे रखा है तो ये आएगा। अगर यहाँ पर पतझड़ी की जगह पर्णपाती वन होता तो हमारा आंसर क्या आता? पर्णपाती आंसर आता। तो ऐसे वन जो शुष्क मौसम में अपने पत्ते गिरा देते हैं, उनको पर्णपाती वन या पतझड़ी वन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारा, सुंदरलाल बहुगुणा एवं गोरा देवी। ये दो व्यक्तियों के नाम है, सुंदरलाल बहुगुणा एवं गोरा देवी। सुंदरलाल बहुगुणा एवं गोरा देवी का संबंध किससे है? किस चीज से उनका संबंध रहा है? अपिको आंदोलन, चिपको आंदोलन, खेजड़ली आंदोलन, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बात करें खेजड़ली आंदोलन का संबंध किससे रहा है? खेजड़ली आंदोलन का संबंध रहा है अमृता देवी से। अमृता देवी से। और जो हमारा एकमात्र वृक्ष मेला लगता है वो कहाँ लगता है? खेजड़ली में लगता है। और इससे संबंध महिला व्यक्ति का नाम क्या है? अमृता देवी। क्या नाम है? अमृता देवी। अब पूछा है हमने सुंदरलाल बहुगुणा एवं गोरा देवी का संबंध किससे है? तो सुंदरलाल बहुगुणा और गोरा देवी का संबंध जिस आंदोलन से है वो है, राइट आंसर आएगा सेकंड, चिपको आंदोलन। कौन सा? चिपको आंदोलन से संबंधित व्यक्ति का नाम क्या है? सुंदरलाल बहुगुणा और गोरा देवी। और आपसे पूछा जाए कि अमृता देवी किस आंदोलन से संबंधित है, तो राइट आंसर आएगा खेजड़ली आंदोलन। राइट आंसर क्या आएगा बच्चों? खेजड़ली आंदोलन। तो सुंदरलाल बहुगुणा और गोरा देवी किससे? चिपको आंदोलन से। आगे बात करें, सिंधु नदी भारत के, जो सिंधु नदी है भारत के किस राज्य से होकर गुजरती है? जो सिंधु नदी है हमारी, ये किस राज्य से होकर गुजरती है? जो सिंधु नदी है जो भारत के कौन से राज्य से गुजरती है? जम्मू कश्मीर, हरियाणा, राजस्थान या बिहार। तो इसमें से हमारा राइट ऑप्शन ढूंढे चारों ऑप्शन में से। तो सिंधु नदी कहाँ से गुजरती है? जम्मू कश्मीर में से। ए ऑप्शन, फर्स्ट वाला ऑप्शन राइट आ जाएगा। ऑप्शन वन राइट आंसर है कि सिंधु नदी भारत के जिस राज्य से गुजरती है, इन चारों ऑप्शनों में से क्या आएगा? जम्मू कश्मीर। हरियाणा से भी नहीं गुजरती है, राजस्थान से भी नहीं गुजरती है और बिहार से भी नहीं गुजरती है। तो राइट ऑप्शन आ जाएगा ए, जम्मू कश्मीर से सिंधु नदी गुजरती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से गलत जोड़े को पहचानिए। कि हमें क्या पहचाना है? हमेशा ये ध्यान रखना, जब भी गलत सही पूछे तो आप उसको गोला कर ले, ताकि हमें पता रहे कि हमसे गलत पूछा है या सही पूछा है। कभी पूछता है गलत नहीं है, इसकी जगह सही नहीं है भी आ सकता है। अगर गलत नहीं का मतलब हम पूछे तो ये हो सकता है सही नहीं है, सही नहीं है, ये भी इसका मतलब हो सकता है। इसका अर्थ निकाले, गलत जोड़े को ढूंढना है तो साथ इसमें ये ढूंढना है कि सही नहीं है। तीन तो इसमें मिले हुए हैं, एक ऑप्शन गलत है। भारत में स्थानांतरित कृषि, ये किसके नाम है? स्थानांतरित कृषि के। किसके नाम है? स्थानांतरित कृषि के, जिसको अपन प्रति कृषि भी बोलते हैं। स्थानांतरित कृषि के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। भारत में स्थानांतरित कृषि को जूमिंग कृषि के नाम से जाना जाता है। तो ये तो सही है कि ये तो सही है, हमें क्या ढूंढना है? गलत। ये सही है हमारा कि भारत को जूमिंग कृषि के नाम से जानते हैं। मैक्सिमो में क्या बोलते हैं? मैक्सिको में क्या बोलते हैं? स्थानांतरित कृषि है, उसमें मैक्सिको मिल्पा बोलते हैं, ये भी सही है। मिल्पा किसमें कहा जाता है? मैक्सिमो को में मिल्पा कहा जाता है।
ब्राजील में स्थानांतरित कृषि को रोका कहा जाता है, ये भी सही है। भारत में जूमिंग कहा जाता है, मेक्सिको में मिल्पा कहा जाता है, ब्राजील में रोका कहा जाता है, मलेशिया में चेना कहा जाता है, क्या ये गलत है। मलेशिया में नहीं, चेना किस में कहते हैं, श्रीलंका में। चेना किस में कहा जाता है, स्थानांतरित कृषि को चेना श्रीलंका में कहा जाता है। और मलेशिया या फिर इंडोनेशिया की बात करें, इंडोनेशिया, मलेशिया और इंडोनेशिया जो देश है, इसमें स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है, इसमें कहा जाता है लडांग। क्या कहा जाता है, लडांग आना। तो राइट ऑप्शन हमारा सही नहीं है, पूछा है गलत पूछा है तो आ जाएगा 4 ऑप्शन राइट आएगा, ये गलत दे रखा है। हमसे क्या पूछा है कि गलत जोड़ा ढूंढना है, तो गलत जोड़ा कौन सा है, मलेशिया चेना। क्यों है, चेना कहाँ कहा जाता है, चेना श्रीलंका में कहा जाता है, मलेशिया व इंडोनेशिया में लडांग कहा जाता है। तो भारत में जूमिंग कहा जाता है, मेक्सिको में मिल्पा कहा जाता है, ब्राजील में रोका कहा जाता है। ये तीनों ऑप्शन क्या है, सही है। और हमें ढूंढना है गलत जोड़े को, अर्थात जो सही नहीं है। तो राइट आंसर आएगा 4 मलेशिया चेना। चेना कहाँ कहा जाता है, श्रीलंका में कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, अरावली पर्वत, जो अरावली पर्वत है वह किस राज्य में स्थित है। तो हमें आपको पता है, हमें भी पता है कि जो अरावली पर्वत है वो भारत को राजस्थान को 2 भागों में बांटने का कार्य करती है, जो महान जल विभाजक रेखा का कार्य करती है। तो अरावली पर्वत श्रृंखला कहाँ पर है, राजस्थान में। कहाँ पर है, राजस्थान में। अरावली पर्वत श्रृंखला कहाँ पर है, राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला स्थित है। तो अरावली पर्वत श्रृंखला कहाँ है, राजस्थान में। आगे बात करें, राजस्थान भारत के किस भाग में स्थित है, कि जो भारत का नक्शा है उस नक्शे के अकॉर्डिंग कि राजस्थान जो राज्य है वो भारत के किस भाग में स्थित है, दक्षिण में, उत्तर पश्चिम में, उत्तर पूर्व में या दक्षिण पूर्व में। तो राजस्थान भारत के किस भाग में स्थित है, उत्तर पश्चिम में। तो राइट आंसर आएगा इसका सेकंड ऑप्शन। राइट ऑप्शन क्या आएगा, सेकंड ऑप्शन आएगा उत्तर पश्चिम। किसमें है, उत्तर पश्चिम में, कि राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है। कहां पर स्थित है, राजस्थान भारत के किस भाग में स्थित है, उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्खात, यहाँ पे ख है, उत्खात भूमि का संबंध किस नदी से है, कि एक ऐसी नदी है जो क्या बनाती है, उत्खात भूमि बनाती है। कौन सी भूमि बनाती है, बेडलैंड बनाती है। क्या बनाती हो, बेडलैंड बनाती है, जिसको बोलते हैं उत्खात भूमि। तो उसका संबंध किससे, चंबल से, बनास से, लूणी से या माही से। तो माही, बनास, लूनी या चंबल। तो उत्खात भूमि कौन किस नदी से है, तो वो नदी है चंबल। कौन सी है, चंबल। राइट आंसर आएगा 1, फर्स्ट ऑप्शन हमारा राइट आंसर आएगा। चंबल नदी क्या करती है, उत्खात भूमि का निर्माण करते हैं। और ये बनास को क्या कहा जाता है, वन की आशा। बनास को वन की आशा कहा जाता है। बनास को क्या कहा जाता है, वन की आशा कहा जाता है। पूछा जा सकता है एग्जाम में कि वन की आशा किस नदी को कहते हैं, बनास को कहा जाता है। और चंबल होती है, ये उत्खात भूमि का निर्माण करती है। तो राइट आंसर आएगा ऑप्शन 1 चंबल नदी। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक पर्यटन स्थल है, पूछा है कि कौन सा एक प्राकृतिक पर्यटन स्थल है, कि 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा स्थल प्राकृतिक पर्यटन स्थल है। नेचुरल टूरिज्म है, कोलायत, ये क्या है, एक झील है। क्या है, कोलायत झील है। ये कपिल मुनि का आश्रम भी रहा है, यहाँ पर कपिल मुनि का आश्रम कहाँ रहा है, कोलायत में रहा है। देशनोक, करणी माता का मंदिर है यहाँ पर, करणी माता का मंदिर, करणी माता का मंदिर देशनोक में है। यहाँ पर पाए जाने वाले सफेद चूहों को काबा कहा जाता है। सफेद चूहों को क्या कहते हैं, काबा कहा जाता है। कहाँ पर, करणी माता के मंदिर में जो सफेद चूहे पाए जाते हैं उनको काबा कहा जाता है। और देशनोक में किसका मंदिर है, करणी माता का मंदिर है। केवला देव, ये घना पक्षी विहार भरतपुर में है। ये कहाँ पर है, भरतपुर में। ये कहाँ पर है, भरतपुर में है। और हवा महल कहाँ पर है, जयपुर में। हवा महल जयपुर में है, केवला देव भरतपुर में। देशनोक कहाँ है, देशनोक बीकानेर में है। और कोलायत की बात करें तो कोलायत कहाँ है, बीकानेर में। कहाँ है, बीकानेर में। पूछा है निम्न में से कौन सा एक प्राकृतिक पर्यटन स्थल है, तो कौन सा है, केवलादेव। कौन सा है, केवलादेव। ऑप्शन 3 राइट आंसर आएगा, केवलादेव है। यहाँ पर साइबेरियन सारस पाए जाते हैं। कौन पाए जाते हैं, साइबेरियन सारस। तो ये पूछा जा सकता है कि यहाँ पर क्या बात है, साइबेरियन सारस आते हैं यहाँ पर। कौन आते हैं यहाँ पर, साइबेरियन सारस किस वन्य जीव अभ्यारण्य में पाए जाते हैं, केवलादेव में। और पूछा है निम्न में से कौन सा एक प्राकृतिक पर्यटन स्थल है, तो राइट आंसर आएगा
थर्ड वाला केवलादेव घना पक्षी विहार, और ये क्या है, साइबेरियन सारस आते हैं यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, विधायक बनने के लिए कितने वर्ष की आयु होनी चाहिए? कि आपको विधायक बनना है, एमएलए बनना है, एमएलए बनना है, विधायक बनना है, विधानसभा का सदस्य बनना है, तो आपकी कितनी वर्ष की आयु होनी चाहिए? आप में से कई बच्चे ऐसे होंगे जो बाद में बड़े होकर एमएलए साहब, मंत्री साहब बनने की कोशिश करेंगे, तो उसके लिए कितनी आयु होनी चाहिए? 30 वर्ष, 45 वर्ष, 25 वर्ष, 18 वर्ष? आपको पता है 18 वर्ष किसके लिए होती है? मतदाता के लिए। अगर आप अपना वोट देंगे तब आपकी आयु कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष होनी चाहिए। तो आपको वोट देने के लिए, मतदान कहलाने के लिए 18 वर्ष की आयु पूर्ण करनी होगी, तब आप अपना वोट कास्ट कर सकते हो। और पूछा है विधायक बनने के लिए, एमएलए बनने के लिए, विधानसभा का सदस्य बनने के लिए कितने वर्ष की आयु होनी चाहिए? तो होनी चाहिए 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए। ऑप्शन 3 राइट आ जाएगा कि आप चुनाव लड़ना चाहते हैं एमएलए का, तो आपकी आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। तो राइट ऑप्शन आएगा 25 वर्ष। अगले क्वेश्चन की बात करें, समवर्ती सूची में सम्मिलित है। कि समवर्ती सूची में क्या सम्मिलित है? हमारी जो सूचियां हैं वो क्या बांटी गई है? 7वें अनुसूची में इनको 3 भागों में बांटा गया है। संघ सूची एक तो होती है, संघ सूची जिस पर कौन बनाती है कानून? केंद्र सरकार कानून बनाती है, केंद्र सरकार कानून बनाती है संघ सूची पर। एक होती है राज्य सूची, राज्य सूची में जो विषय शामिल होते हैं उन पर कानून राज्य सरकार बनाती है। और एक होती है समवर्ती सूची, समवर्ती सूची पर कानून कौन बनाता है? राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों क्या बनाते हैं? कानून बनाते हैं। लेकिन अगर विरोधाभास होता है तो केंद्र सरकार के कानून मान्य होते हैं। तो इनमें से पूछा है समवर्ती सूची में सम्मिलित है, पुलिस सम्मिलित है, कृषि है, बैंक है या वन है? कि इनमें से पूछा है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन समवर्ती सूची में शामिल है, अर्थात जिस पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है और राज्य सरकार भी कानून बना सकती है, ऐसा विषय कौन सा है? तो वह है वन। कौन सा है? वन। ऑप्शन 4 राइट है कि समवर्ती सूची में कौन शामिल है? वन। पुलिस, कृषि, बैंक नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो ऑप्शन आ जाएगा 4 वन। क्या शामिल है? वन समवर्ती सूची में शामिल है। वन समवर्ती सूची में कौन शामिल है इन चारों में से? वन। अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्य का जो संवैधानिक मुखिया होता है या प्रमुख होता है, संवैधानिक मुखिया या संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति? तो राज्य का जो प्रमुख होता है कौन होता है? राज्यपाल। संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल। तो राइट ऑप्शन आएगा हमारा ए। कौन सा आएगा? ए, राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख होता है। और मुख्यमंत्री क्या होता है? मुख्यमंत्री होता है वास्तविक मुखिया। राज्य का वास्तविक मुखिया कौन होता है? मुख्यमंत्री। राज्य का वास्तविक मुखिया कौन होता है? मुख्यमंत्री। राज्य का वास्तविक मुखिया कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। और राज्य का संवैधानिक मुखिया, संवैधानिक मुखिया या संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल होता है। और भारत का संवैधानिक प्रमुख, राष्ट्रपति कौन होता है? भारत का संवैधानिक प्रमुख। भारत का संवैधानिक प्रमुख या मुखिया कौन होता है? वो होता है राष्ट्रपति। और प्रधानमंत्री होता है भारत या देश का वास्तविक शासक, वास्तविक मुखिया। तो राज्य का पूछे तो मुख्यमंत्री आएगा, और भारत या अपने देश का पूछे कि देश का वास्तविक मुखिया कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। देश का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। और राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल होता है। राज्य का वास्तविक प्रमुख कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। तो चारों कॉन्सेप्ट क्लियर है आपके इस एक क्वेश्चन से। एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है, राज्य का भी पूछ सकता है या देश का भी पूछ सकता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है, किस देश की संसद में महिलाओं की भागीदारी सबसे ज्यादा है? इन चारों ऑप्शनों में से वो कौन सा देश है जिसमें महिलाओं को संसद में ज्यादा भाग लेने की छूट दी गई है, ज्यादा भागीदारी है? किस देश की संसद में महिलाओं की भागीदारी सर्वाधिक है? भारत, स्वीडन, चीन, यहाँ पे चीन लिखा हुआ है, इंग्लैंड। तो भारत, स्वीडन, चीन, इंग्लैंड। तो भारत, स्वीडन, चीन, इंग्लैंड, इन चारों ऑप्शनों में से कौन से में है? स्वीडन में क्या है? सबसे ज्यादा महिलाओं की भागीदारी है, लगभग 45%। 45% के समथिंग क्या है, यहाँ पर महिलाएं संसद में भाग लेती है। तो राइट ऑप्शन आएगा सेकंड। किस देश में संसद में महिलाओं की भागीदारी सर्वाधिक है? तो है स्वीडन की। अगले क्वेश्चन की बात करें, निम्नांकित में से कौन सा मौखिक वार्तालाप का साधन है? कि कौन सा ऐसा है जो मौखिक वार्तालाप का साधन है, जिसमें हम केवल बातचीत कर सकते हैं, देख नहीं सकते? वो कौन सा है? मौखिक वार्तालाप कहलाता है, मौखिक संचार का उपकरण कहलाता है। चलचित्र, फिल्म,
फिल्म की हम मौखिक बात करते हैं, नहीं हम इसमें टीवी देख सकते हैं, फिल्म को तो अपन देख सकते हैं और सुन सकते हैं। रेडियो, रेडियो पर भी हम क्या कर सकते हैं, केवल सुन सकते हैं। टेलीविजन, टेलीविजन पर देख सकते हैं, सुन सकते हैं। और फोन, फोन पर अपन बातें करते रहते हैं। मम्मी बुआ जी पापा जी को फोन लगाते हैं, फोन पे लगाते हैं हेलो, तो ये कौन सा आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा फोर। क्या आ जाएगा, फोन। क्या आ जाएगा, फोन। फोन क्या है, मौखिक वार्तालाप का साधन है इन चारों ऑप्शनों में से, तो फोर ऑप्शन आ जाएगा फोन। निम्न में से कौन सा मौखिक वार्तालाप का साधन है, फोन मौखिक वार्तालाप का साधन है। आगे बात करें, राजस्थान की प्रथम महिला विधायक कौन बनी है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। राजस्थान की प्रथम महिला विधायक, पहली बार जो विधायक बनी वो महिला कौन है, कि राजस्थान की जो विधानसभा होती है उसमें जो पहली बार विधायक बनी एक महिला जीत कर गई, और जीते हुए प्रत्याशी क्या कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, विधायक कहलाते हैं, जिनको अपन इंग्लिश में एमएलए बोलते हैं। उनमें से वो कौन सी महिला है जो पहली बार विधायक बनी, वसुंधरा राजे, सोनिया गांधी, यशोदा देवी, मीना कुमारी। तो बात करें तो पहली महिला विधायक कौन बनी थी, वसुंधरा राजे को आप जानते हो, ये क्या है, प्रथम महिला मुख्यमंत्री। हमारे राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी, वसुंधरा राजे। इनको तो आप जानते हो अच्छे से, बहुत नाम सुना होगा आपने इनका, कि वसुंधरा राजे क्या है, हमारे राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री। पूछा क्या है, राजस्थान की प्रथम महिला विधायक। तो प्रथम महिला विधायक कौन थी, यशोदा देवी। राइट ऑप्शन आएगा 3, यशोदा देवी। यशोदा देवी की क्या थी, यशोदा देवी राजस्थान की प्रथम महिला विधायक थी। प्रथम महिला एमएलए होने का गौरव किसको मिला था, यशोदा देवी को। तो राइट ऑप्शन आएगा 3, यशोदा देवी। यशोदा देवी कौन थी, प्रथम महिला विधायक। विधायक का मतलब अपन बोलते हैं एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। अगला क्वेश्चन है, यह भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। इन चारों में से भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है पूछा है, कि 3 तो है, 1 नहीं है। क्या है, लिखित, भारतीय संविधान लिखित है क्या, हाँ, भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है और ये लिखित है। इसमें कितने अनुच्छेद है, इसमें 395 अनुच्छेद। 395 क्या है, अनुच्छेद है। 395 तो अनुच्छेद है इसमें, इतना बड़ा है। 22 क्या है, भाग है इसमें। और 12 क्या है, 12 अनुसूचियां हैं। 12 क्या है इसमें, अनुसूचियां। इतना बड़ा है। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है, भारत का। पूछा जाए विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान कौन से देश का है, तो राइट आंसर आएगा हमारा अपना देश भारत। कठोर है क्या, विशाल, अभी माना विश्व का सबसे बड़ा तो विशाल हो गया, ये भी सही है। ये एक बनाया हुआ है, हाँ ये भी सही है। कठोर है, कठोर नहीं है। क्या पूछा है, नहीं है, कठोर नहीं है, तो राइट ऑप्शन आएगा सेकंड ऑप्शन, कठोर नहीं है। यहाँ पर लचीलेपन और कठोर दोनों का क्या अपनाया गया, बीच का माध्यम समन्वय अपनाया गया है। जो भारत का संविधान है उसकी ये विशेषता है कि कठोर और लचीलेपन का समन्वय, अर्थात न तो कठोर है नहीं सरल है, बीच का रास्ता अपनाया गया है, तो कठोर राइट ऑप्शन आ जाएगा कि ये सही नहीं है। लिखित है, विशाल है, निर्मित है, कठोर नहीं है। तो भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है इन चारों ऑप्शनों में से, कठोर नहीं है। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है, कि जो यूनियन टेरिटरी होता है, जो केंद्र शासित प्रदेश होता है, या संघ शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश को अपन एक और नाम से बोल सकते हैं हिंदी में, संघ शासित प्रदेश। संघ शासित प्रदेश, संघ शासित प्रदेश या केंद्र शासित प्रदेश इनको हिंदी में बोला जाता है। मिजोरम है, दिल्ली है, पंजाब है, या जयपुर है। जयपुर क्या है, राजस्थान की राजधानी। जयपुर क्या है बच्चों, राजस्थान की राजधानी। राजस्थान की राजधानी का क्या नाम है, जयपुर। पंजाब, दिल्ली, मिजोरम। तो इन चारों ऑप्शनों में से जो पूछा गया है, तो हमारा आंसर क्या आएगा, केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, दिल्ली। कौन सा है, दिल्ली। तो ऑप्शन सेकंड वाला ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, कि दिल्ली हमारा क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। पंजाब भी राज्य है, मिजोरम भी राज्य है, और जयपुर तो क्या है, एक जिला है किसका, राजस्थान का। और राजस्थान की राजधानी कौन सी है, जयपुर। तो निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है, दिल्ली है। कौन सा है, दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं। जो लोकसभा होती है, लोकसभा को क्या कहा जाता है, लोकसभा को निम्न सदन बोला जाता है। लोकसभा को क्या बोला जाता है, निम्न सदन के नाम से जानी जाती है। लोकसभा को निम्न सदन, और इसका दूसरा नाम और पढ़ें, इसको बोलते हैं लोकप्रिय सदन। क्योंकि जनता अपने प्रत्याशी को जीत कर कहाँ भेजती है, लोकसभा में भेजती है। इसको लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है। लोकसभा को निम्न सदन, लोकप्रिय सदन भी कहा
जाता है। तो लोकसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं? 545, 745, 445 या 200? तो 200 की बात करें, ये राजस्थान की विधानसभा में सदस्य, राजस्थान की विधानसभा विधानसभा की सदस्य संख्या कितनी है? 200। कितनी है? 200। राजस्थान में जो एमएलए चुनकर जाते हैं उनकी संख्या कितनी है? 200। लेकिन पूछा है लोकसभा की, तो लोकसभा की कितनी आएगी? 545। राइट आंसर आएगा 1। पहला ऑप्शन राइट ऑप्शन आएगा 545। लोकसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं? लोकसभा में कुल कितने सदस्य जीत कर जाते हैं, या लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं? कुल 545 संख्या निर्धारित की गई है। और राजस्थान में जो विधानसभा के चुनाव होते हैं जिसमें हम एमएलए चुनते हैं, उनकी संख्या कितनी होती है? 200। कितनी होती है? 200। तो राजस्थान की पूछे विधानसभा तो 200, लोकसभा की पूछे तो 545। और लोकसभा को निम्न सदन और लोकप्रिय सदन के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद का प्रयोग आपातकाल लगाने के लिए नहीं किया जाता है? पूछा है नहीं किया जाता है। जब भी सही है, सही नहीं है, गलत है या है, आप उस आंसर को गोला कर लो, अब ढूंढने में आसानी रहेगी। 3 प्रकार के आपातकाल लगाए जाते हैं, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360। 352 में क्या है? राष्ट्रीय आपातकाल। पूरे भारत में आपातकाल लगेगा, वो क्या लगेगा? 352 के तहत, अनुच्छेद 352 के तहत। 356 में क्या है? राज्य आपातकाल। किसी राज्य में आपातकाल लगाया जाएगा तो क्या लगाया जाएगा? अनुच्छेद 356 के तहत। पूछा जाए राष्ट्रीय आपातकाल कौन से अनुच्छेद में? 352 में। राज्य आपातकाल कौन से अनुच्छेद में? 356 में। और 360 में क्या है? वित्तीय आपात। क्या है? वित्तीय आपातकाल। किसमें है? 360 में। जब पैसों की कमी आ जाए, वित्त यानी पैसा, तो कौन सा आपातकाल लगेगा? 360। तो 352 भी है, 356 भी है, 360 भी है। तो पूछा है नहीं किया जा सकता, तो राइट ऑप्शन आएगा 345। थर्ड ऑप्शन राइट ऑप्शन आ जाएगा। 345 के तहत आपातकाल नहीं लगाया जाता। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल लगता है। अनुच्छेद 356 के तहत राज्य आपातकाल लगता है। अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है। तो हमें आपातकाल मैंने लिख दिया आपके सामने। अगला हमारा क्वेश्चन है, आय व्यय का लेखा जोखा क्या कहलाता है? कि पैसा आया और गया, ये जो हम हिसाब किताब लगाते हैं, जिसको हम आय व्यय का लेखा जोखा कहते हैं, उसको क्या कहते हैं? बजट, प्रबंधन, कार्य पुस्तिका या तकनीकी। तो आय व्यय का जो लेखा जोखा लगाया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? बजट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बजट। तो ऑप्शन ए राइट आंसर आएगा। आय व्यय का लेखा क्या कहलाता है? बजट कहलाता है। कितना पैसा हमने खर्च किया, कितना पैसा हमारे पास आया, इसका हम जो रिकॉर्ड लिखेंगे, लेखा जोखा बना कर रखते हैं, वो क्या कहलाता है? बजट कहलाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन भी कहा जाता है? एक वैज्ञानिक हुए थे जो हमारे राष्ट्रपति भी बने थे, उस वैज्ञानिक को क्या बोलते हैं हम? मिसाइल मैन के नाम जानते हैं। किस नाम जानते हैं? वो वैज्ञानिक कौन सा है? मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं, जो हमारे क्या बने थे? राष्ट्रपति बने थे। भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है, या मिसाइल मैन भी कहा जाता है? राजेंद्र प्रसाद, एपीजे अब्दुल कलाम, प्रतिभा पाटिल, प्रणब मुखर्जी। तो वो कौन थे जिसको क्या बोलते हैं? मिसाइल मैन। तो राइट ऑप्शन आएगा सेकंड, एपीजे अब्दुल कलाम। क्या आएगा? सेकंड ऑप्शन राइट है। एपीजे अब्दुल कलाम को क्या बोलते हैं हम? मिसाइल मैन। क्या बोलते हैं? मिसाइल मैन। क्या बोलते हैं? मिसाइल मैन इनको कहा जाता है। और प्रतिभा पाटिल की बात करें तो ये कौन थी? ये थी प्रथम महिला राज्यपाल राजस्थान की। महिला राज्यपाल कहाँ की? प्रथम महिला राज्यपाल कहाँ की थी? राजस्थान की। कहाँ की? राजस्थान की। और तो एक और बात याद रखना इसके बारे में, ये क्या थी? प्रथम महिला राष्ट्रपति। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा पाटिल। कौन थी? प्रतिभा पाटिल। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रतिभा पाटिल। प्रतिभा पाटिल राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल थी, और ये बाद में क्या बनती है? भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल बनती है। लेकिन आंसर में क्या पूछा है? मिसाइल मैन किसे कहते हैं? एपीजे अब्दुल कलाम को, जो हमारे क्या थे? राष्ट्रपति थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, चांद बावड़ी ये कहाँ है? आबानेरी है। एक आबानेरी जगह है जहां पर क्या बनी है? चांद बावड़ी बनी हुई है। किस जिले में? उस जिले में कौन सा नाम है बताना है कि किस जिले में आबानेरी स्थान पर क्या बनाई गई है? चांद बावड़ी बनाई गई है। जोधपुर, हनुमानगढ़, कोटा या दौसा? तो जो चांद बावड़ी है कौन सी जगह पर है? आबानेरी। और आबानेरी कौन सी जिले में आता है? दौसा में। कहाँ आता है? दौसा में। दौसा की क्या प्रसिद्ध है?
चांद बावड़ी। चांद बावड़ी कहाँ की प्रसिद्ध है? दौसा की। और हाडी रानी की बावड़ी कहाँ है? टोडा रायसिंह में। कहाँ पर है? टोडा रायसिंह में। लेकिन पूछा है चांद बावड़ी, चांद बावड़ी कहाँ है? दौसा में है। जगह का नाम है आबानेरी और वो जिला कौन सा है? दौसा। तो चांद बावड़ी, आबानेरी, दौसा। तो राइट आंसर आएगा चांद बावड़ी दौसा में है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली पर तुगलक वंश का शासन कब था? दिल्ली पर तुगलक वंश का क्या रहा है? शासन रहा है। उन्होंने दिल्ली पर क्या किया है? तुगलक वंश ने राज किया है। तो कब से लेकर कब तक उन्होंने राज किया है? 1200 से 1290, 1320 से 1414, 1290 से 1320, 1414 से 1451। तो तुगलक वंश था जिसने दिल्ली पर शासन किया, उसका शासन रहा है 1320 से 1414। तो राइट ऑप्शन आएगा सेकंड। कौन सा आएगा? राइट ऑप्शन आएगा सेकंड ऑप्शन। 1320 से 1414 तक जिस वंश का शासक रहा वो कौन सा था? तुगलक वंश। कौन सा वंश था? तुगलक वंश का शासन। तुगलक वंश का क्या रहा है? शासन रहा है। हमसे यही पूछा है प्रश्न में कि तुगलक वंश का शासन दिल्ली पर कब रहा? 1320 से 1414। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन पृथ्वीराज चौहान का वंशज है? पृथ्वीराज चौहान जो कहाँ के राजा थे? अजमेर के राजा थे। कहाँ के? अजमेर का इन्होंने शासन था। इनका वंशज कौन रहा है? अजमेर से एक जगह होती है रणथंबोर, और रणथंबोर में आते हैं कौन? वो क्या करते हैं? चौहान वंश के वंशज आते हैं। तो रणथंबोर कहाँ पर है? कहाँ पर है रणथंबोर? सवाई माधोपुर में। तो कौन आता है वहां पर? कौन वंशज उसका? हमीरदेव चौहान। तो राइट ऑप्शन आएगा एक, हमीरदेव चौहान। महाराणा प्रताप कहाँ है? इनकी बात करें तो इनका संबंध रहा है मेवाड़ से। कहाँ से रहा है? मेवाड़ से। ये मेवाड़ से संबंधित थे। शिवाजी शाहजहाँ ये मुगल थे, शाहजहाँ। शिवाजी मराठा थे, शिवाजी क्या थे? मराठा। और शाहजहाँ क्या थे? मुगल। तो हमीर देव चौहान क्या थे? चौहान वंश का वंशज कौन है इनमें से? हमीर देव। उन्होंने कहाँ अपनी शाखा कहाँ बजाई थी? रणथंबोर में बसाई थी। तो निम्न में से कौन पृथ्वीराज चौहान का वंशज है? तो राइट ऑप्शन आएगा हमीर देव। कौन आएगा? हमीर देव। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ का कौन सा शासक कला व साहित्य का महान संरक्षक? मेवाड़ का ऐसा कौन सा शासक था जिसने क्या किया? कला व साहित्य का महान संरक्षक का कार्य किया, उसको प्रोत्साहन दिया, उस कला और साहित्य को आगे बढ़ाने का कार्य किया, जो खुद एक भी बहुत बढ़िया कवि था। उसका नाम है महाराणा उदय सिंह, राणा लाखा, राणा सांगा या राणा कुंभा। तो कौन था वो कौन था? वो साहित्य और महान संरक्षक कौन था? वो था महाराणा कुंभा। कौन था वो? महाराणा कुंभा। कौन था? महाराणा कुंभा। ऑप्शन आएगा 4 राइट आएगा। महाराणा कुंभा जिसने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था, जो कि क्या थे? एक महान कवि भी थे रहे हैं, महान योद्धा भी रहे हैं। अधिकतर किलों का इन्होंने जीर्णोद्धार करवाया है। तो कला व साहित्य का महान संरक्षक कौन था? मेवाड़ का राजा महाराणा कुंभा। महाराणा सांगा को क्या कहते हैं? महाराणा सांगा को कहता जाता है सैनिकों का भगवावेश। सैनिकों का भगवन भगना वेश किसको कहा जाता है? महाराणा सांगा को। ये कहा जाता है किसको? महाराणा सांगा को। सैनिकों का भग्नावेश किसको कहा जाता है? राणा सांगा को कहा जाता है। और कुंभा, इन्होंने 32 किलो का निर्माण जीर्णोद्धार किया था मेवाड़ में महाराणा कुंभा ने। तो प्रश्न के अकॉर्डिंग आंसर क्या आएगा? कला व साहित्य का महान संरक्षक मेवाड़ में कौन था? महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा। अगला क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ हुआ था? महाराणा प्रताप किससे संबंधित है? मेवाड़ से। कहाँ से संबंधित है? मेवाड़ से। और ये बहुत ही स्वाभिमानी राजा हुए हैं। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? कुंभलगढ़ में, उदयपुर में, कुंभलगढ़ में, चित्तौड़ में या गोलकुंडा में? तो महाराणा प्रताप का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था? कुंभलगढ़ में। कहाँ हुआ था? कुंभलगढ़ में। जो कुंभलगढ़ का किला है वहां पर इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। और जगह पूछे तो कुंभलगढ़ में जगह का नाम है कटारगढ़। कहाँ हुआ था? सबसे ऊंचा जो निवास स्थान था कटारगढ़, वहां पर महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था कुंभलगढ़ में। कुंभलगढ़ में। और जगह का नाम पूछे तो कुंभलगढ़ में जगह है एक कटारगढ़, वहां पर इसका क्या हुआ था? महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। ऑप्शन में कटारगढ़ नहीं है, तो राइट आंसर क्या आएगा? उदयपुर में, कुंभलगढ़ में, चित्तौड़ में, गोकुंडा में। तो कहाँ हुआ था? कुंभलगढ़ में। महाराणा प्रताप का जन्म कुंभलगढ़ में हुआ था। और जगह कौन सी थी? वो कटारगढ़। अगला क्वेश्चन है हमारा, सोनारगढ़ का किला कहाँ है? सोनारगढ़ का किला, इसको बोलते हैं स्वर्णगिरी का किला। क्या बोला जाता है? स्वर्णगिरी का किला भी कहा जाता है। सोनारगढ़ के किले को स्वर्णगिरी का किला भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्वर्णगिरी का किला भी कहा जाता है। किसको? सोनारगढ़ के किले को। कहाँ पर है ये? जोधपुर,
उदयपुर, जैसलमेर, भरतपुर। तो कहाँ पर है ये? जैसलमेर में। सोनारगढ़ का किला कहाँ पर है? जैसलमेर में है। तो राइट ऑप्शन आएगा 3 जैसलमेर। भरतपुर में बात करें तो यहाँ है लोहागढ़ का किला। लोहागढ़ का किला कहाँ है? भरतपुर में। कहाँ पर है? भरतपुर में लोहागढ़ का किला है। उदय जोधपुर की बात करें तो यहाँ है मेहरानगढ़ का किला। में है रानगढ़ का किला कहाँ पर है? जोधपुर में। मेहरानगढ़ का किला कहाँ पर है? जोधपुर में। मेहरानगढ़ का किला जोधपुर में है, लोहागढ़ का किला भरतपुर में है। पूछा है सोनारगढ़ का किला कहाँ है? जैसलमेर में। सोनारगढ़ का किला कहाँ है? जैसलमेर में। इस सोनारगढ़ के किले को स्वर्णगिरी का किला भी कहा जाता है। और जैसलमेर को क्या बोलते हैं? पीली नगरी कहा जाता है। जैसलमेर को पीली नगरी, पीली नगरी कहा जाता है। किसको? जैसलमेर को पीली नगरी भी कहा जाता है। गुलाबी नगरी किसको बोलते हैं? जयपुर को बोलते हैं। और पीली नगरी किसको बोलते हैं? जैसलमेर को बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? जो मुगल बादशाह औरंगजेब था, यह अंतिम मुगल शक्तिशाली बादशाह था। इसकी मृत्यु कब हुई थी? 1707 में, 1947 में, 1520 में या 1656 में। तो औरंगजेब की मृत्यु कब होती है? 1707 में। औरंगजेब की मृत्यु कब होती है? 1707 में। तो राइट आंसर आएगा फर्स्ट ऑप्शन 1707। औरंगजेब की मृत्यु 1707 में होती है। जो औरंगजेब है यह क्या था? अंतिम शक्तिशाली शक्तिशाली मुगल बादशाह। अंतिम शक्तिशाली मुगल बादशाह कौन था? औरंगजेब। कौन था? औरंगजेब। कौन था? औरंगजेब। अंतिम शक्तिशाली मुगल बादशाह औरंगजेब था। और पूछे अंतिम मुगल बादशाह, और पूछा जाए अंतिम मुगल बादशाह, तो अंतिम मुगल बादशाह कौन था? अंतिम मुगल बादशाह कौन था? अंतिम मुगल बादशाह था, इसका पूछा जाए तो आएगा बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर। दोनों प्रश्न में थोड़ा सा डिफरेंट है, वो ध्यान दे लेना। प्रश्न पूछ रहा है अंतिम शक्तिशाली मुगल बादशाह, ऐसा मुगल बादशाह जो शक्तिशाली था वो कौन था? अंतिम वाला औरंगजेब। और पूछा जाए अंतिम मुगल बादशाह तो कौन था? बहादुर शाह जफर। कौन था? बहादुर शाह जफर क्या थे? अंतिम मुगल बादशाह थे। लेकिन अंतिम शक्तिशाली कौन था? औरंगजेब। लास्ट था जो शक्तिशाली था, इसके बाद कोई शक्तिशाली नहीं हुई है, उनका जल्दी पतन हो गया। और तो अंतिम तो कौन था? बहादुर शाह जफर था। और शक्तिशाली कौन था? अंतिम औरंगजेब था, जिसकी मृत्यु कब हुई थी? 1707 में। अगला क्वेश्चन है हमारा, आउवा की कुल देवी कौन है? आउवा जो जगह थी पाली में, इसकी कुल देवी क्या मानी जाती है? दुर्गा माता, काली माता, सुगाली माता या लक्ष्मी माता? तो आउवा की कुल देवी मानी जाती है सुगाली माता। कौन सी माता? सुगाली माता। आवा की कुलदेवी कौन मानी जाती है? सुगाली माता। आवा की कुलदेवी कौन है? सुगाली माता। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मा सभा का गठन किसने किया था? जो ब्रह्मा सभा थी, ब्रह्म सभा थी, या ब्रह्मा सभा या समाज का गठन या स्थापना, समाज की स्थापना पूछ रहा है हमसे। जो ब्रह्मा समाज था उसकी स्थापना किसने की, या ब्रह्म सभा की गठन किसने किया? ब्रह्म सभा का गठन या ब्रह्मा समाज की स्थापना किसने की? महात्मा गांधी ने, विवेकानंद ने, रामकृष्ण परमहंस ने, राजा राम मोहन राय ने। तो किसने की थी ब्रह्मा समाज की स्थापना? राजा राम मोहन राय ने। किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना कब की थी? 1828 में। ब्रह्मा समाज की स्थापना या ब्रह्मा समाज का गठन किसने किया? राजा राम मोहन राय ने किया। कब किया? 1828 में किया। 1828 में किया। इसके बाद अगला क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है हमारा, टाटा आयरन स्टील कंपनी कहां पर है? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसको बोलते हैं टिस्को शॉर्ट में। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? टिस्को। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी कहां पर है? जिसको टिस्को बोलते हैं वो कहां पर है? ये कहां पर है टिस्को? झारखंड में। झारखंड राज्य में। कहां पर है? झारखंड राज्य में। और ये झारखंड राज्य में कौन सी जगह है? दिल्ली। दिल्ली खुद ही राज्य है, भिलाई, जमशेदपुर, बोकारो। तो राइट आंसर आएगा इसका थर्ड, जमशेदपुर। राइट आंसर क्या आएगा? जमशेदपुर। और राज्य कौन सा है? झारखंड। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसको शॉर्ट में टिस्को बोला जाता है, ये कहां पर है? जमशेदपुर में है। और जमशेदपुर कहाँ है? झारखंड राज्य में। तो राइट आंसर आएगा जमशेदपुर, झारखंड। तो ये हमारी आज की क्लास थी, जिसमें हमने महत्वपूर्ण
हमारे सामाजिक अध्ययन के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनकी हमने इस क्लास में चर्चा की है। हम आशा करते हैं कि आपको मेरे द्वारा पढ़ाया गया हुआ आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा और आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपको समय पर प्राप्त हो जाए, इसलिए आप हमारे चैनल एनएमएमएस सक्सेस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को क्लिक करें। धन्यवाद।